गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने गुलामों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है बहलूल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो फिरोज तुगलक है इसने दासों के रख रखाव पे विशेष ध्यान दिया और इसने एक विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, ठीक है, जो दासों का संरक्षण और उनकी देख रेख करता था, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है गुलामों के निर्यात पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। जो फिरोज तुगलक था वो गुलामों को अपने पुत्र के समान समझता था और फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि ये बहुत सारी चीजें कर रहा है, दीवाने खैरात और दारुल सफा, मतलब एक अस्पताल का निर्माण करवा रहा है। तो मतलब जनता के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ये लागू कर रहा है। इसने वो सारे टैक्स हटा दिए जो अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा लगाए गए थे, जो शरीयत के खिलाफ थे। इसने वही टैक्स लगाए जो शरीयत के अनुसार मान्य थे और इसने एक सिंचाई कर लगाया। इसके लिए भी इसने क्या किया, उलेमा से अनुमति ली, उसके बाद इसने सिंचाई कर लगाया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है फिरोज तुगलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर ली थी। तो ऑप्शन है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल और उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखेंगे कि ये तीनों व्यक्ति जो है नील विद्रोह में शामिल है और इन्हीं के कहने पे वो लोग नील की खेती बंद कर देते हैं वहां के लोग, ठीक है। तो इसका और जो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महारों के आरंभिक नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, ठक्कर बाबा, बी आर अम्बेडकर और सिंधे। तो आप लोग देखेंगे कि जब स्पेशली महारों की बात की जा रही है, अगर पिछड़े पिछड़े दलित वर्ग की बात की जाती है तो ज्योतिबा फुले होते, लेकिन जब महारों के आरंभिक नेता की बात की जा रही है तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था। तो ऑप्शन है हैवेल, बर्नियर, ईसी सचाऊ और एच आर गिब्स। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन बर्नियर है। अभी ये जल्द ही जो यूपी हायर का एग्जाम हुआ था, जिसका अभी रिजल्ट आया है 4-5 दिन पहले, उसमें ये प्रश्न आया था कि काशी को भारत का एथेंस किसने कहा है, तो बर्नियर ने कहा है। और जो आपको ईसी सचाऊ ऑप्शन में दिख रहा है, इन्होंने 1887-88 में अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद का अलबरूनी इंडिया नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया था, जो 2 खंडों में प्रकाशित होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बर्नियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चरखा का पहला उल्लेख इसामी की किस पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन है चीजें शाहजहानी, सीरत फिरोज शाही, फुतुह सलातीन, मिराज उल आस्कीन। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फुतुह सलातीन है, जिसमें चरखे का पहला उल्लेख मिलता है और पैडल वाले चरखे का उल्लेख जो है मिफ्ता उल फुजाला में मिलता है। अब जो सीरत फिरोज शाही है, इसमें घिरनी वाले यंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी सहायता से अशोक के अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उपवजीर पद का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो आप लोग देखेंगे कि उपवजीर पद का प्रारंभ सबसे पहले बलबन के द्वारा किया गया था और वजीर के पद की स्थिति जो दयनीय हो गई थी, सबसे गिरी हुई स्थिति अगर किसी के काल में मानी जाती है तो वो बलबन के काल में थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बलबन। अगला प्रश्न है, नील आयोग 1860 ईस्वी का अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है रेव जे सेल, डब्ल्यू एस सिटनकर, आर टेम्पल और डब्ल्यू एफ फर्ग्यूसन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू एफ सिटनकर थे, जो नील आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें टोटल 5 सदस्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नील आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें टोटल 5 सदस्य थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शतरंज के खेल का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन ऐसा हो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन है तारीख फखरुद्दीन, खजाइन उल फुतूह, तारीख हिंद, इंसाए महरू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है खजाइन उल फुतूह में शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। आप लोग जानते हैं कि तारीख हिंद, किताबुल हिंद ये अलबरूनी की रचना है, इंसाए महरू एनाउल मुल्क की रचना है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खजाइन उल फुतूह। और
एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने आते हैं केवल ये देखने के लिए कि मैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर टिक कर रहा हूँ, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको बहुत ही थोड़ा बहुत नॉलेज मिले और अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको मेरी बातें सुननी होंगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक जितना नॉलेज है मैं उतना बताने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप उसको सुनते हैं, तो इस 40 क्वेश्चन के बदले में आपको मान के चलिए कि 150 से ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर केवल आप आते हैं ये देखने के लिए कि हाँ, मैं कौन से क्वेश्चन का टिक कर रहा हूँ, कौन सा ग्रीन हो रहा है, अच्छा इसका उत्तर ये है, तब तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? और मेरी मेहनत को भी ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट को सीरियसली देखना है, तो आप इसको थोड़ा समय दीजिए और मेरी बातों को सुनिए। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है खजाइनुल फुतूह है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उपदेशों ने हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रेरित किया? उन्होंने यंग बंगाल का गठन किया था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुक्त पूछताछ करने की समझौताहीन चेतन को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया था। तो ऑप्शन है थॉमस मैकाले, विवियन डेरेजियो, विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी 1784 से जुड़े हुए हैं, ठीक है? थॉमस मैकाले शिक्षा के सुधार से जुड़ा हुआ है, ठीक है? मैकाले मिनिट इसी ने 1835 में पेश किया हुआ था। तो विवियन डेरेजियो जो है, इन्होंने जो 1828 से हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे, यंग बंगाल आंदोलन का सृजन किया और इन्होंने रिवोल्यूशनरी विचार दिए वहाँ के विद्यार्थियों को, हिंदू कॉलेज के, ठीक है? तो इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकाली, जैसे बंगाल स्पेक्टेटर, ये यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख पत्र था। इसके अलावा बंगाल गजट करके इन्होंने निकाला, सॉरी ईस्ट इंडिया करके एक पत्र पत्र निकाला, ठीक? इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे संगठनों की स्थापना की, जैसे सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है? ऐसे कई सारे संगठनों की इन्होंने स्थापना करी और इन्होंने एक फेमस पोएम लिखी, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ठीक है? और इनको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा गया है, ठीक है? और बंगाल में पुनर्जागरण का एक तरह से अग्रदूत कहा गया है, ठीक है? तो ये सब उपाधि दी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, लेकिन ऐसे आप लोग जानते हैं कि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है विवियन डेरेजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद गंगोही ने सहारनपुर में किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन है देवबंद दारुल, अहमदिया आंदोलन, चिराग अहमदी, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद का 1889 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को ईसा मसीह और कृष्ण घोषित कर दिया था, ठीक है? लेकिन जो देवबंद आंदोलन है, एक कट्टर मुस्लिम आंदोलन है, जो कि इस्लाम की हनीफी शाखा, जो कि एकदम पूर्णतः शरीयत के अनुसार चलती है, उसके आधार पर इस्लामिक सुधार करना चाहता है और इस संस्था ने जिहाद का नारा दिया और इसकी स्थापना 1867 में हुई है, ठीक है? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास को विज्ञान की रानी किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है अलबरूनी, ताजुल माली, अबू बकर और बर्नी। तो ये जो कथन है बर्नी का है, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, इसमें से कोई नहीं। तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद होता है, तो ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं और केशव चंद्र सेन होते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के। आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में टूट जाता है, एक साधारण ब्रह्म समाज में और एक भारतीय ब्रह्म समाज पहले से ही रहता है। तो साधारण ब्रह्म समाज बनता है 1878 में, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देवेंद्र नाथ टैगोर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जवामी उल हिकायत की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद गेसुतराज, जो कि एक सूफी संत हैं, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, इन्होंने जवामी उल हिकायत की रचना की है। तीसरा है अबू बकर और जुज्जानी। तो करेक्ट ऑप्शन है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, और इसी जवामी उल हिकायत में सबसे पहली बार चुंबकीय कंपास का जिक्र मिलता है, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं।
1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे द्वारा स्थापित महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो ऑप्शन है केशवराय जेठे, वी.एस. शिंदे, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर, एन.जी. चंद्रावरकर। तो आप लोग देखेंगे कि इसके प्रथम जो कुलपति थे वो डॉक्टर आर.जी. भंडारकर थे, जो कि एक भारतीय इतिहासकार भी रहे हैं। अब केशवराय जेठे ये भी महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक रहे हैं, जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक। एन.जी. चंद्रावरकर, अब एन.जी. चंद्रावरकर का पूरा नाम जो है नारायण गणेश चंद्रावरकर है, और ये 1900 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया कि केशवराय जेठे प्रार्थना समाज से जुड़े हैं, ये प्रार्थना समाज से नहीं जुड़े हैं। हालांकि ये पश्चिम भारत में जो है समाज सुधार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, वी.आर. शिंदे के बारे में मैं पिछले वीडियोज में आपको बता ही चुका हूं। तो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर आर.जी. भंडारकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सल्तनत काल में मुन्नई से तात्पर्य क्या था? कृषक, सैनिक, व्यापारी, गुप्तचर। तो सबको पता है कि इससे तात्पर्य किससे था? गुप्तचरों से था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया था? ऑप्शन है सखाराम गणेश देउस्कर, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम आनंद मठ है, और इन्होंने ही बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को क्या किया? मजबूत किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आप लोग देखेंगे कि 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन तथा विरोध एवं शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के आधार पर आर्य समाज किस वर्ष दो भागों में बट गया था? तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से वो 1992 से 93 है। तो लाला हंसराज के और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है आर्य समाज दो भागों में बटा। एक का नेतृत्व लाला हंसराज और लाला लाजपत राय कर रहे थे, और दूसरे का श्रद्धानंद, जिनको लेखाराम कहते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा था। तो आप लोग देखेंगे कि लाला हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है, और जो श्रद्धानंद है उनके द्वारा 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये विभाजन कब हुआ था? 1992-93 में हो गया था, खान पान को लेकर और शिक्षा को लेकर। निम्नलिखित में से किसने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया था? ठीक है, या दर्ज कराया था, होना चाहिए था, किया था हो गया है। तो ऑप्शन है विश्व मोहन, जगत सेठ, सुरेंद्रनाथ, मोहन प्रसाद। आप लोग देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर नंद कुमार ने जो है अवध की बेगमों को लूटने का आरोप लगाया था, और सॉरी, हाँ, अवध की बेगमों को लूटने का आरोप लगाया था, और उसी को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा फंसा दिया जाता है, और उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है झूठा मोहन प्रसाद के द्वारा, और उसको फांसी दिलवा दी जाती है। ठीक है, तो ये मोहन प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नील कृषकों की समस्या का अध्ययन करने के लिए नील आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में नील आयोग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आयोग का गठन 1860 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने लेखों द्वारा नील आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। दूसरा कथन है कि दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। तो हिंदू पेट्रियट ने खुलकर विरोध नहीं किया, उसने समर्थन किया था। ठीक है, तो कथन एक गलत है और कथन दो सत्य है, केवल कथन दो सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभी आप लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि बंगाल के नदिया जिले से गोविंदपुर के इलाके की ये बात है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सैयद शासक मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क पहले किस नाम से हिंदू था? तो एक केवीएस पीजीटी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। वामन, वीर, चंद्रभान और स्वरूप। तो सरवर उल मुल्क का पहले नाम जो था वो स्वरूप था। ठीक है, अगला प्रश्न है। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी डाक व्यवस्था में सुधार के लिए, कृषि विभाग में सुधार के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए। आप लोग देखेंगे कि बकाया लगान की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज विभाग स्थापित किया जाता है, और कृषि विभाग में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोई नामक विभाग स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र को क्या कहा जाता है?
तो खिलाफत, फर्रे इजदी, तजिक और फिक्र। तो ये भी केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। इसको क्या कहा जाता है? फिक्र कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुर्कों के शासन काल में भारत की राज्य की भाषा कौन सी थी? तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है। बहुत बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि तुर्क थे तो तुर्की भाषा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो राजकीय भाषा रही है वो फारसी रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बरीद दरबारी शिष्टाचार नहीं। बरीद क्या होता था? गुप्तचर होता था। मुशर्रिफ शाही कारखाना, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही सुमेलित है। मुसद्दी को गुप्तचर लिखा है, जबकि मुसद्दी जो है कारखानों, सॉरी, मुसद्दी जो है बंदरगाहों पर नियुक्त होता था और उसकी देखरेख करता था। बरकत और बरकत लेखा से संबंधित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है मुशर्रिफ शाही कारखाना। अगला प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग देखेंगे कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के पारित होने के बाद केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष में ही कर दिया था, जो कि नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन था। इसको आधार बना के 1878 में जो है भारतीय ब्रह्म समाज टूट जाता है दो भागों में। एक भारतीय ब्रह्म समाज तो रहता ही है, एक दूसरा जो टूट के अलग हो जाता है उसको साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं, जो कि 1878 में टूटता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ कौन सी उपाधि धारण करते थे? आमिल, फाजिल, दस्तरबंदी, काबिल। तो आप लोग देखेंगे कि वो आमिल की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने लड़कों एवं लड़कियों के लिए क्रमशः विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की थी? तो जब मैंने आर्य समाज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लड़कियों के लिए इन्होंने 16 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित की थी। तो यहाँ पे क्रमशः पूछा है, तो विवाह के लिए लड़कों के लिए तो पहले 25, लड़कियों के लिए तो 16। तो करेक्ट ऑप्शन है 25 एवं 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, सेना के साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध किस सुल्तान ने सर्वप्रथम लगाया? ऑप्शन है खिज्र खां, मुबारक शाह, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देवबंद आंदोलन में रशीद अहमद गंगोही ने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन परिवर्तन का, जिहाद का, शिक्षा का, मोहम्मद इकबाल का। तो मैंने आपको बताया कि शरीयत के आधार पर इस्लाम में सुधार करना चाहते थे और शरीयत में जो नहीं है उस सारी चीजों को दरकिनार करना चाहते थे। एक तरह से सुधारवादी आंदोलन था और हनीफी, इस्लाम की हनीफी शाखा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कि कट्टर है। और इन्होंने मेनली सुन्नी वर्ग में ये सुधार करने का प्रयास किया और जिहाद का नारा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजराती स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं? अलंकृत कोष्टक, पतले मीनार, पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखेंगे कि गुजराती स्थापत्य शैली को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैसूर नगर किसान विद्रोह के बारे में असंगत कथन है। यह अगस्त 1830 ईस्वी में किसानों ने विद्रोह किया। स्थानीय छोटे शासकों ने समर्थन नहीं दिया। किसानों व छोटे अधिकारी विद्रोह में शामिल थे। विद्रोह का नेतृत्व सरदार मल्ला ने किया। तो इसमें जो ऑप्शन है कि स्थानीय छोटे शासकों ने समर्थन नहीं दिया, ये गलत है। तो आप लोग देखेंगे कि जो छोटे शासक है उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया और कुशासन का आरोप लगा के इसी विद्रोह के आधार पर विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 में मैसूर का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, जिसको बाद में रिपन के द्वारा लौटाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीति पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन है लियाकत अली, सर सैयद अहमद खान, चिराग अली और रशीद अहमद गंगोही। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी जिसमें जाम जाम, असबागे बगावत हिंद, बिजनौर की बगावत प्रमुख है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो ऑप्शन है जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इल्तुतमिश। तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो तुगलक वंश है। तुगलक वंश के समय में वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ, इसीलिए वजारत का स्वर्णकाल तुगलक डायनेस्टी को कहा जाता है। साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक के समय को कहा जाता है। अमीरों का स्वर्णकाल जो है लोधी काल को कहा जाता है। ठीक है, अब नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1860 में आयोग बनता है, 1859 में विद्रोह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामुस नामक बृहद अरबी शब्दकोश की रचना किसने की थी? ये अभी यूपी हायर के पेपर में पूछा गया था।
जो भी हुआ था। ऑप्शन है हसन निजामी, मुजुद्दुद्दीन फिरोजाबादी, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाल सिराज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फिरोजाबादी। ठीक है, अगला प्रश्न है चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो फिरदौसी, इब्नुल असीर, जिया नक्शवी और मिनहाज। आप लोग देखेंगे कि जिया नक्शवी के द्वारा ये अनुवाद किया गया है फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 42 प्रश्न देखे हैं, वैसे तो 40 प्रश्न की सीरीज है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और आप लोग अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा इस समय क्या हो रहा है कि पेपर इजी बना दे रहा है या तो फिर बहुत टफ बना दे रहा है। तो अगर बहुत टफ बना दिया तब तो ठीक है, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई करी है तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ईजी बना दिया तो आप अगर मेहनत से पढ़ाई किए लेकिन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग खूब मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ ही साथ खूब पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने भी अभी बहुत सारे एग्जाम दिए थे और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया हर एग्जाम में स्कोर का ग्राफ बढ़ता गया है। ठीक है, और जबकि ऐसा नहीं कि मैंने पिछले एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी थी, हाँ, लेकिन मैंने पिछले एग्जाम्स के लिए उतने पेपर सॉल्व नहीं करे थे। तो पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर आप एक्यूरेसी को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि अगर गलती से भी पेपर इजी आ गया ना, तो यहाँ पे वो लोग जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कम समय में अधिक तैयारी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, या जो भी प्रैक्टिस सेट मिले आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।